जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक एनालिसिस करेंगे कि हमारा देश भारत विभिन्न क्षेत्रों में उसकी हमारी क्या स्थिति है और हम किस किस डोमेन में किन किन एरियाज में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिसके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव डिस्कशन हमें अंदर और बाहर, देश के बाहर दोनों जगह देखने को मिलता है। और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ तो खैर हर एरिया में करने की ज़रूरत है। अब हम लगभग 150 करोड़ का देश बनने वाले हैं, तो हमें इतनी बड़ी संख्या जब हमने हमारे देश में है तो हमें बहुत कुछ करना है। पर कुछ एरियाज हैं जिनको मैं अभी पॉइंट आउट करूंगा कि हमने अच्छी प्रोग्रेस की है और अच्छा काम हो रहा है। और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी जो हमें करना चाहिए उसके ऊपर हम उस ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आज हम देखेंगे कि हमारा देश विश्व स्तर पर एक 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनने के लिए अग्रसर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम कह रहे हैं कि हमारी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। अगर आप कुछ और पैरामीटर्स देखेंगे तो हमारा जीडीपी 7 से 8% पर ईयर जो है ग्रोथ रेट हम हासिल कर रहे हैं, जो कि इस टाइम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हर साल जो है लगभग 30 किलोमीटर की सड़कें अपने उसमें नेटवर्क में ऐड कर रहे हैं। लगभग 12 से 13 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक्स हम ऐड कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़बरदस्त, पर एक अच्छी पेस से यही काम हो रहा है। हम हर साल लगभग 7 से 8 नए एयरपोर्ट्स ऐड कर रहे हैं और हर साल 2 से 3 नए मेट्रो सिस्टम्स ऐड कर रहे हैं। अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। इसके अलावा आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, जो है हम जो आज से चंद साल पहले थे हम उससे 10 गुना ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स अब खोल रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि मिडिल ईस्ट में एक आईआईटी दिल्ली का सेटअप भी बना है। तो हम इनफैक्ट अक्रॉस द बॉर्डर भी अपना एजुकेशनल हब्स क्रिएट कर रहे हैं। बहुत ही संतोषजनक बात है। वैक्सीन्स और मेडिसिन के एरिया में हम इंटरनेशनली काफ़ी आगे जा चुके हैं और वी आर नाउ वर्ल्ड पावर, और वी कैन से दैट वी डोमिनेट दिस पर्टिकुलर डोमेन, दिस पर्टिकुलर फील्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके अलावा हम देखेंगे कि हम लोग काफ़ी और लाइक फॉर एग्जांपल हम डिजिटाइजेशन में इस टाइम इंडिया का मुकाबला शायद ही कोई कंट्री कर सकता है। बेसिकली जो हमारा फाइनेंशियल फिनटेक है वो तो आप जानते ही हैं कि विश्व में उदाहरण है हर जगह, और कितनी जगह जो है लोग इसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रीज अपनाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छे एक उदाहरण है जिससे जो है देश में काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है। जियोपॉलिटिकली भी भारत का जो स्तर है वो चंद सालों में, पिछले चंद सालों में काफ़ी ऊपर गया है। आज हम ये बड़े प्राउडली कह सकते हैं कि हम लगभग जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो हमारी कंट्री के लिए फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनके ऊपर विश्व पटल पर विश्व के बड़े बड़े नेताओं से, बड़ी बड़ी कंट्री से हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात करते हैं, ना कि उनकी टर्म कंडीशंस के आगे हम झुकते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत एक गर्व का विषय है। हाँ, इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसके फ़ायदे और नुकसान हैं। उसको हम किसी और दिन अलग से डिबेट कर सकते हैं। पर ये सही बात है, हमारे पासपोर्ट का जो स्तर है वो ऊपर गया है। इंटरनेशनली आज इंडियंस की जो रिस्पेक्ट है ग्लोबली वो ऊपर गई है। इंडियंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप देखेंगे तमाम जो टेक जाइंट्स हैं, उनके जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हुए हैं वो इंडियंस हैं। इसके अलावा इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिसिन, एंड इफ़ यू सी नाउ, आज की तारीख में आप देखेंगे तो जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में है वो भारत का एक बहुत ही पेट सब्जेक्ट बना हुआ है, और भारत इसके ऊपर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बहुत इसके ऊपर कोलैबोरेशंस हो रही हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है। काफ़ी लोग जो है इसके ऊपर हमारे साथ इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पर अपने
मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप कर रही हैं। अभी हाल में ही एक एनालिसिस आया था कि सिर्फ एप्पल को अपने जो जो इंडिया में उनके मोबाइल्स मैन्युफैक्चर होंगे उसके लिए लगभग 12 बिलियन US डॉलर के चिप इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे। अभी हाल में 2 दिन पहले जो है यूएई के प्रिंस क्राउन मोहम्मद बिन जायद यहाँ पर थे, और अगर आप समाचार देखेंगे तो आप पाएंगे एक वर्चुअल कॉरिडोर, ट्रेड कॉरिडोर का जो है वो एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिससे कि हम लोग एक जो हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसके ऊपर काफ़ी हमारे कॉस्ट रिडक्शंस होंगे, प्रोसेस आसान होंगे, ईज़ ऑफ बिजनेस होगा। इसके अलावा भी कुछ बहुत ही अहम एग्रीमेंट साइन हुए हैं यूएई के साथ भारत के। और जो हमारा एक इनिशिएटिव है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन ट्रेड कॉरिडोर, उसके ऊपर भी काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है। और जो अभी जो हमारे इनके साथ एग्रीमेंट हुए हैं यूए के साथ, लगता है कि जो ये जो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर जो सेटअप हो रहा है ये उसका एक हिस्सा है। जो हम बात कर रहे हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर का एक हिस्सा है, और ये एक तरह से फर्स्ट स्टेप है उस कॉरिडोर को आगे बढ़ाने के लिए या पूरी तरह एस्टेब्लिश करने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो जब हम इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं और लगभग हर फील्ड में कार्य हो रहा है, आप रेलवे नेटवर्क देखें कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, रेलवे की क्वालिटी देखें, वंदे भारत की क्वालिटी देखें, जिस ढंग से जो है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवेज का, एयरपोर्ट्स का, रोड्स का, कॉलेज इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज़ का जो इंडिया में चंद सालों में बढ़ा है और जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो वाकई में ही विजिबल है और दिखता है और लोग उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। हमें इस गति को और बढ़ाना होगा। इस सिर्फ जो आज की तारीख में जो रेट है, अगर हमें सोचें कि उस रेट से हम जो हम हासिल करना चाहते हैं विश्व स्तर पे, वो हम जल्दी हासिल कर पाएंगे, तो वैसा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ हम लोग ही प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। हमारे आसपास आप देखें तो छोटी छोटी कंट्रीज, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, विद इन एशिया पैसिफिक इटसेल्फ इन लोगों की भी ग्रोथ रेट अच्छी है। और चाइना का तो खैर हमें अभी काफ़ी उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, अगर हमें किसी भी ढंग से चाइना की प्रोग्रेस को मैच करना। अच्छी बात यह है कि काफ़ी इंडस्ट्रीज अभी जो कोविड हुआ उसके बाद जो चाइना में एक इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी भी आई है, काफ़ी इंडस्ट्रीज जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल का लगभग 20-22% बिजनेस जो है वो इंडिया में ट्रांसफ़र हो रहा है। इससे पहले अभी तक वो सारा 100% बिजनेस उनका चाइना से मैन्युफैक्चर होता था और वहीं से वो ऑपरेट करते थे। इसके अलावा भी काफ़ी और इंडस्ट्रीज हैं जो धीरे धीरे इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चर सेटअप बना रही हैं, अपने सप्लाई चेन सेटअप कर रही हैं, अपने रिसर्च और टेक सेंटर्स यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रही हैं। काफ़ी ऐसे नाम हैं। और हम देखेंगे कि ये आने वाले 5-7 सालों में ये प्रोग्रेस एक पूरे हम कहेंगे तो विश्व स्तर पर ये इसकी एक विजिबिलिटी बनेगी, जो अभी भी बन रही है। बहुत अच्छी बात है। किंतु ये सब प्रोग्रेस और ये सब डेवलपमेंट का इम्पैक्ट आम आदमी तक जो पहुंचने का जो 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 स्पीड है, जो स्तर है, वो एक हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन का या एक सोच का विषय है। इतना बड़ा देश होने के बाद जाहिर सी बात है कि जब देश में हम सुनते हैं कि 8% जीडीपी, 600 बिलियन से ज़्यादा हमारे फॉरेन रिजर्व हैं, और उसके अलावा 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं, विश्व की 5th बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और कुछ चंद सालों में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। अब ये समय इस चीज़ की भी विवेचना करने का है कि जो एक निम्न स्तर पर भारतीय है उसको इन सारी प्रोग्रेस के फायदे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और अब नहीं मिल रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रहे हैं। ये होगी सबसे पहला जो एक चिंतन करने का विषय। दूसरा जो विषय है जिसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए, हमारे जो बेरोजगारी है। अब हमारे इंस्टीट्यूट्स हर साल लाखों की तादाद में ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स
निकाल रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे वो डॉक्टर्स का क्षेत्र हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, पर उनको जो उनको जो जगह मिलनी चाहिए, उनको जो नौकरी मिलनी चाहिए, या उनको जो पैसा मिलना चाहिए, उस चीज़ की जो स्पीड है वो जो होनी चाहिए, या जो उसका कन्वर्जन है वो जैसा होना चाहिए, उसमें हम पीछे रह गए हैं। और हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें कोई खास गिरावट नहीं आई है। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क है पहले से, बट उसमें अगर हम बोलेंगे कोई बड़ा जंप हुआ है, बड़ी इम्प्रूवमेंट है, तो वो देखने को नहीं मिली है। इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है कि अभी भी जो करप्शन लेवल है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। माना कि जैसे बड़े बड़े करप्शन केसेस लाखों करोड़ों की तादाद में पहले होते थे, उनके ऊपर हॉल्ट जरूर लगा है, पर जो आम आदमी जब एक अपने लोकल एरिया में, अपने क्षेत्र में जब वो जाता है अपना छोटा सा काम कराने के लिए, तो उसको अभी भी उन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो वो पहले करता था। और जाहिर सी बात है कि ये सारे केसेस इतनी जल्दी सामने नहीं आते हैं, और ये उसी क्योंकि लोकल लेवल के केसेस हैं तो वहीं पर दब के रह जाते हैं। तो इनके बारे में हम ज़्यादा चर्चा कर भी नहीं पाते, ना इनके बारे में हमारा जो नेशनल मीडिया है कोई ज़्यादा बात उठाता है, पर एक लोकल आदमी है वो अभी भी संघर्ष कर रहा है। और तीसरी चीज़ जो हमें जिसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल्स हैं। अभी भी बीच बीच में ऐसी खबरें आती हैं कि कहीं पर जो है वो ट्रांसपोर्ट ना मिलने से हॉस्पिटल में टाइम पे पेशेंट एडमिट नहीं हो पाया, या जरिया नहीं था, साधन नहीं थे, पैसा नहीं था इलाज कराने के लिए और जान चली गई। या जो है अभी भी जैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र में केस होते हैं जहाँ पर हमारे किसान की समाचार आते हैं कि उन्होंने जो है कर्ज में डूबकर सुसाइड कर लिया। ये कुछ उड़ीसा के इलाके हैं, कुछ झारखंड के इलाके हैं जहाँ पर आप देखेंगे, तो वेस्ट बंगाल हो गया जहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, यानी हम जो बेसिक 3 टाइम का खाना है वो भी कुछ लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे टाइम पर जब हम ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम इस प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो उसका जो असर है, उसका जो रंग है वो फीका पड़ जाता है। और ये देखकर एक 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 ढंग से हैरानी भी होती है कि जब हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली हमारा स्तर ऊपर गया है, आज हम आँख में आँख डालकर बात करते हैं, चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई भी नेता हो। और हमारा इकोनॉमिकली आप देखिए, चाहे उसको आप कोई भी पैरामीटर उठा लें, तो ग्लोबली हम आगे बढ़ रहे हैं। ग्रोथ रेट हो गई, या हमारे फॉरेन रिजर्व हो गए, जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स पहले बताए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पॉइंट बताया, एजुकेशन का पॉइंट बताया, मेडिसिन, वैक्सीन, वी हेल्प सो मेनी कंट्रीज ऑन दैट। पर जो पॉवर्टी एरिडिकेशन है, जो अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, जो जनरल सेफ्टी ऑफ कॉमन मैन, कॉमन पब्लिक, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनके ऊपर अभी भी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। हमें एक सेफ इन्वायरमेंट देने की जरूरत है। आज की तारीख में भी आप देखें कि कितने ऐसे केसेस सामने नजर आते हैं, चाहे वो गुंडागर्दी के हों, चाहे स्कैम्स हों, चाहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, बहुत सारे हैं। कुछ इनमें से मीडिया जो है, नेशनल मीडिया, उनको उछाल देता है, तो वो हमारी नज़रों में कुछ टाइम के लिए रहते हैं। एक मोमेंटरली इम्पैक्ट होता है, और उसके बाद हम, क्योंकि जो पेस है इस टाइप के केसेस की वो इतनी ज़्यादा है कि हम एक केस के ऊपर अभी तक सोच भी नहीं पाते, और उसके बाद 10 केस और खड़े हो जाते हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इनमें से कुछ चीज़ों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है, कुछ के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स को काम करने की ज़रूरत है, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमें एज अ लार्जर सोसाइटी, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स काम करने की ज़रूरत है। ये आप देखें कि अ, क्योंकि हमारे देश में हम बोलते हैं कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी के कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, कुछ जिनको बोलते हैं प्रोज हैं, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत हैं हम लोगों को। मैंने देखा है कि जात पात, कम्युनिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बंट जाते हैं, और हम
छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, हमको लड़ाया भी जाता है, हमारे मतभेद पैदा किए जाते हैं, और वो इतने गहरे हो जाते हैं कि उसके ऊपर एक्चुअली में नेशनल इंटरेस्ट छुप जाते हैं। तो जब मैं ये पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य ये है कि देखिए, जो सरकार है, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, वो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वो लोग प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जो गैप रह जाता है वो हमारा एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हम अपनी जिम्मेवारी कितने निभा रहे हैं। अगर हम अपने हक के लिए, ये पॉइंट मैं आपसे बहुत स्ट्रेस करके कहूँगा और गुजारिश करूँगा, अगर हमें अपने हक चाहिए, हमें अच्छे रोड चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, तो हमारी जिम्मेवारी भी उसमें उतनी ही अहम है जितनी अहम की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो बॉडीज़ हैं, उनकी है। हम सिर्फ ये कहकर किनारा नहीं कर सकते कि देखिए जो गवर्नमेंट ने तो ऐसा कर दिया, गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि हम जो प्रॉमिस किए थे इलेक्शंस में कि ये करेंगे वो करेंगे, पर गवर्नमेंट नहीं कर रही है। भाई गवर्नमेंट तो कर रही है नहीं कर रही है उसको हम हमेशा डिबेट कर सकते हैं, अथॉरिटीज कर रही है नहीं कर रही है उसको भी हम हमेशा उसका आकलन कर सकते हैं, पर एज अ कॉमन सिटीजन हम क्या कर रहे हैं, मेरी जिम्मेवारी क्या है, मेरी लोकेलिटी के लिए, मेरे एरिया के लिए, मेरे देश के लिए, मेरी सोसाइटी के लिए, क्या मैं अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहा हूँ। हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो है, मैंने देखा, आप देखिए कि प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाते हैं, पथराव करते हैं, आम पब्लिक को हम परेशान करते हैं, रोड्स के ऊपर हम ट्रांसपोर्ट रोक देते हैं, ट्रैफिक रोक देते हैं, रेलवेज को ब्लॉक कर देते हैं। तो फिर ये सब देखकर ये लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई ऐसा है कि एक्चुअली में जो सोसाइटी जितना डिजर्व करती है उसको उतना ही मिलना चाहिए, क्योंकि हम खुद अपने प्रोग्रेस में, अपने डेवलपमेंट में, या जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करने में हम खुद एक रोड ब्लॉक बन जाते हैं। तो हम अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते, ये मेरा कहना है। इसके ऊपर आप सभी जो भी ये इस आकलन को सुन रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि जब तक लार्जर कम्युनिटी, लार्जर सोसाइटी इम्प्रूव नहीं करेगी, जब तक हर नागरिक अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेगी या समझेगा, तब तक ये जो प्रोग्रेस है ये ऐसी ही रहेगी। और इसके ऊपर अगर आप ये सोचें कि अकेली गवर्नमेंट ही हर चीज़ के ऊपर काबू पा लेगी, तो वो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोसाइटी का उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसके आगे जब मैं आपसे बात करूंगा तो हम और भी अलग अलग फील्ड्स का हम आकलन करेंगे। आज एक जनरल आकलन हमने किया है, और आप देखेंगे कि हमारे इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स हमारे रिलेशंस काफ़ी ब्रॉडन हो रहे हैं, हमारी पकड़ संसार में अच्छी हो रही है। हम हर एक लेवल पर G20 मान लें, उसके बाद अभी जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आने वाला है, और जो भी वर्ल्ड लेवल के प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हमारी अच्छी पकड़ बन रही है, हमारी मजबूती अच्छी हो रही है। आज हमें सुना जाता है, आज लोग हमें सीरियसली लेते हैं। पर हमें ये देखना है कि क्या हम अपने आप को सीरियसली लेते हैं या नहीं, क्योंकि हम अपने आप को सीरियसली नहीं लेते हैं, इसलिए हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर जो इंटरनल फ्रिक्शंस हैं, जो इंटरनल डिविजन्स हैं, जो इंटरनल लड़ाई झगड़े हैं, उसका बाहर की ताकतें फ़ायदा उठाती हैं और उठा रही हैं। मेरे को इसका एग्जांपल देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप भली भांति इन चीज़ों को समझते हैं कि कैसे जो बाहर की ताकतें हैं। आप ये भी देखें लास्ट में एक चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, कि देखिए आप एक उभरती हुई शक्ति बन रहे हैं, आप उभर रहे हैं, आपको इतनी आसानी से उभरने नहीं दिया जाएगा। आज की तारीख में ये आकलन करना एक्चुअली में, कि जैसे हम बोलते हैं कि समाज के बीच में भी आपका असली दोस्त कौन है, इसका पता तब लगता है जब आपका टफ टाइम आता है, तब पता लगता है। वैसे तो सारे ही आपके दोस्त हैं आस पड़ोस में। उसी प्रकार, उसी अगर आप लॉजिक को वर्ल्ड रिलेशंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में ले जाएंगे, तो असली पता तब लगता है जब आपको किसी कंट्री के सहयोग की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज इतना इस संसार में, और जिस ढंग से भारत की जो पिछले चंद सालों में प्रोग्रेस हुई है, उसको
जो विश्व वर्ल्ड पावर है वो उसको इतने आसानी से उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और आपने देखा है कि किस ढंग से कितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, डिजिटल मीडिया चैनल्स हैं, कितने हमारे अंदर के लोग हैं जिनको डिप्लॉय किया जाता है कि कैसे भारत की प्रोग्रेस को रोका जाए, कैसे सोसाइटी को डिवाइड किया जाए, कैसे हमें आपस में लड़ाया जाए, कैसे सोसाइटी को बांटा जाए। तो ये हर रोज के किस्से हैं यहाँ पर। तो उसके ऊपर हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इन चीज़ों के ऊपर गौर करें। हम एक सोच समझ कर जो भी हम बात कहते हैं, एक्शन उठाते हैं, उसके ऊपर हम सोचें कि हम अ, उस स्टेप का या उस बात का हमारे समाज के ऊपर, हमारे देश के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। और इसका आकलन करना इतना कठिन नहीं है, पर सिर्फ ये है कि जब हम अपने सेल्फिश इंटरेस्ट से ऊपर उठेंगे, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठेंगे, अपने कम्युनिटी इंटरेस्ट से ऊपर उठेंगे और हम अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में सोचेंगे, तो हम इस चीज़ को समझ पाएंगे कि देखिए किस ढंग से हमको तोड़ने की कोशिश की जाती है, किस ढंग से हमको डिवाइड करने की कोशिश जाती है। तो आज का जो मेरा आपसे डिस्कशंस था वो स्टार्ट हुआ है हमारी प्रोग्रेस से। हमारी जो कमियां हैं उन कमियों में किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और हमारी खुद की जिम्मेवारियाँ क्या हैं, इसके ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है। इसके पश्चात हम आकलन करेंगे आने वाले टाइम में डिफरेंट फील्ड्स का, जियोपॉलिटिक्स का, बिजनेस डोमेन्स का, इंटरनेशनल रिलेशंस का, और हमें अपने आप को एक मजबूत देश बनाने के लिए, एक भारत बनाने के लिए, संगठित भारत बनाने के लिए हमें आगे और क्या क्या करना चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद।